वेलकम डियर स्टूडेंट। 7 मई 2023 के दिन जो फिजिक्स का पेपर आप वर्कआउट करके आए हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसी के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि पिछले सालों के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का क्या बेनिफिट हुआ और साथ साथ हम ये भी समझेंगे क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे या अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी से थे, क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है कि हर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलता है लाइन टू लाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी पैटर्न के थे, एनसीईआरटी किताब से थे या उनका लेवल बहुत हाई लेवल था, और बाद में हम कंक्लूड करेंगे कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आए और उनका वेटेज किस तरह से रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम यहां पर जिस सेट के साथ बात कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चन को आप ढूंढ लीजिएगा जहां पर भी आपके क्वेश्चन होंगे सेट के अंदर। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इन एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस एल इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस आर इज 100, द फ्रीक्वेंसी विच रेजोनेंस अकर। हमें पता है किसी भी एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस तब होता है जब एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के इक्वल होती है, और एक्सएल को लिखा जाता है ओमेगा एल, एक्ससी को लिखा जाता है ओमेगा सी। हम ये भी जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल सी या ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। इस तरह से एल और सी की वैल्यू को पुटअप करके ओमेगा की वैल्यू को निकाला जा सकता था। आप देख सकते हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालते समय ओमेगा को 2πf में कन्वर्ट किया, एल मिली हेनरी है -3, कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड -6, वैल्यू पुटअप करने पर आंसर 1.59 किलोहर्ट्ज वैल्यू निकल कर आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन से आया हुआ क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के पेजेस पर सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने में हेल्प होगा। देखिए, यहां पर ऐसा बोला गया कि हमें करंट बताना है और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहां देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमें ऐसे केसेस में क्या करना होता है, हमें नेट इक्विवेलेंट निकालना होता है सर्किट के अंदर। अब आप यहां देख सकते हैं ये, अगर आप इन दोनों का नेट निकालने जाएंगे तो ये दोनों का नेट आएगा 10 - 5 5, और सिंबल उसका आएगा जो बड़ा होता है। अब यहां बड़ा वाला कौन है, तो 10 वोल्ट का बैटरी या सेल बड़ा है यहां पर, तो 10 - 5 अब जब सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। हम ये बोलेंगे करंट जब जाएगा सर्किट के अंदर तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आप ये देख सकते हैं इस 1 ओम से करंट आई है, 7 ओम से भी करंट आई है और 2 ओम से भी करंट आई है। ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कह सकते हैं 1 + 2 + 7, 7 + 2 9 + 1 10 ओम। ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं V = IR, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, करंट की वैल्यू हमें निकालना है और रेजिस्टेंस 10 है। I = 5/10 से ये बात क्लियर है, 1/2 या 0.5। 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 0.5 का आंसर बताता है, एंड दैट इज 1, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन भी एक बार फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से अवेलेबल है। इसमें ऐसा कहा गया है कि आपके पास में गैल्वेनोमीटर दे रखा है और ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। उस स्थिति में हमें इस R की वैल्यू को निकाल के बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त 10 वोल्टेज इससे माना 0, इससे 10, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये 0, ये 0, इस जगह पर ये 0 होगा, ये 0 होगा, इस तरफ जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं I, इस तरफ करंट जा रहा है IG, इस तरफ मान लेते हैं I'। अब उनका ऐसा कहना है क्वेश्चन में कि गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई करंट पास नहीं हो रहा है, और गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो यहां का पोटेंशियल पता नहीं हमें, हम मान लेते हैं यहां का पोटेंशियल x है। ओम्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IG इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IG इंटू R से IG की वैल्यू इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का। अब यहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो x - 2 = 0, x = 2 आ जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये पोटेंशियल 2 आ चुका है, ये 0 आ चुका है। अब यहां से ऐसा होता है ये 8 आ गया। अब देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं डेल्टा V = यहां से जो करंट पास हो रहा है उसे हम I कह देते हैं, I इंटू रेजिस्टेंस। अब देखिए, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 400 अवेलेबल है। I को कहा जा सकता है 8/400, और 8/400 को आप लिख सकते हैं 1/50। मतलब यहां से पास होने वाला करंट 1/50 है। अब इस पॉइंट के अक्रॉस, किस पॉइंट के अक्रॉस, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट के अक्रॉस
जब हम बात करते हैं, देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 2 है और ये 0 है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। नाउ हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इस ब्रांच के अक्रॉस करंट कितना पास हो रहा है, जो करंट यहां से आएगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, सारा के सारा करंट इस जगह से जाएगा, हम इसे कह देते हैं I इंटू आर। आप देख सकते हैं 2, I की वैल्यू 1/50 इंटू आर, सो R की वैल्यू को कितना लिखा जा सकता है, द वैल्यू ऑफ R विल बिकम 100 ओम, तो R की वैल्यू 100 ओम यहां पर क्वेश्चन में निकल कर आती है। ये क्वेश्चन भी अगर कहा जाए तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के पेजेस से ही ड्रॉ किया गया एक क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट इंक्रीजेस so that the RMS speed increases by 3 times। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अंग्रेजी पढ़ने में गलती कर देते हैं, उसका एक खूबसूरत क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। देखिए बाय 3 टाइम्स, शुरुआत में कहा गया V, इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स का मतलब V + 3V दैट इज इक्वल टू 4V। हम जानते हैं RMS का रिलेशन होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। हम ये कह सकते हैं V2 by V1 दैट इज इक्वल टू √T2 by T1। V2 की वैल्यू आपके पास 4V है, V1 की वैल्यू आपके पास V अवेलेबल है। अब V1 जब V अवेलेबल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं V1 V √T2 by √T1। कैंसिलेशन सॉल्व करते हैं, 16 T2 by T1, तो हम ये भी कह सकते हैं T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 16 टाइम्स ऑफ T1। अब देखिए टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, और RMS स्पीड को सॉल्व करते समय हमेशा हमें केल्विन यूज करना होता है, तो हम ये कह सकते हैं -50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में 223 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन आ जाता है, नॉट डिग्री सेल्सियस आ जाता है 223। अब 223 केल्विन जब आप इसे सॉल्व करते हैं, अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टेम्परेचर आता है 3568 आता है केल्विन के अंदर, बट हमें इसे वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें से हम 273 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3295। तो 3295 यहां पर आंसर अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं 3295। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, जिसका मास कैपिटल M रेडियस r है, और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन होलो स्फीयर। देखिए बच्चों सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम जानते हैं 2/5 mr² होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए हम उसे k से इक्वेट करते हैं, mk², 2/5 mr², इसे ऐसा कहा जा सकता है। मास से मास कैंसिल होता है, ये हो जाता है k² 2/5 r²। ये हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर की तरह हम हॉलो स्फीयर की बात करें तो हॉलो स्फीयर के लिए हमें ये बात पता है, हॉलो स्फीयर के लिए IH 2/3 mr² यहां पर निकल कर आता है, इसे लिखते हैं हम KH² 2/3 mr²। यहां से m कैंसिल होता है तो KH² की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, KH² की वैल्यू आती है 2/3 r²। अब देखिए 2/3 r² ये वैल्यू निकल कर आती है, हमें चाहिए दोनों का रेशो, दोनों का रेशो चाहिए। इसका मीनिंग ये चाहिए KS/KH का होल स्क्वायर 2/5 r², 2/3 r²। कैंसिलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3/5। अब यहां नोटिसेबल पॉइंट ऐसा है क्वेश्चन में, देखिए नोटिसेबल पॉइंट क्या है, 3/5 r² जो वैल्यू आती है वो KS/KH के वैल्यू इस तरह से निकल कर आती है √3/5। तो यहाँ पे चारों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको बोनस मार्क्स मिलेगा क्वेश्चंस में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बोनस मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, √3/5 की वैल्यू इसका आंसर होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या कहा गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के पेजेस पर आपको मिलेगा, वहीं की लाइन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है क्वेश्चन। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी को दे रखा है 50%। देखिए इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, जबकि T1 होता है किसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर, और T2 होता है सिंक का टेम्परेचर। आपको यहां पे दे रखा है सोर्स का टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट, इफिशियंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। मतलब हम अगर 327 + 273 करते हैं तो हमें देखिए 600 केल्विन मिलेगा। इफिशियंसी आपको 50% दे रखी है, 50% देने का मतलब हुआ 50 / 100, और 50 / 100 को हम कह सकते हैं 1/2।
नाउ एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 की मदद से 1/2 1 माइनस T2/T1 इसे ऐसा लिखा जा सकता है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो T2/T1 दैट इज इक्वल टू 1/2 निकल कर आता है। नाउ T2/T1 1/2 जब आता है तो हम ये भी देख सकते हैं T2 दैट इज इक्वल टू T1/2 और T1 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 600 डिवाइड बाय 2, तो T2 आता है 300 केल्विन। नाउ इस केल्विन को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो 300 केल्विन में से जब 273 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपके पास में 27 डिग्री सेल्सियस। और चार ऑप्शन में से 27 डिग्री सेल्सियस हम देख सकते हैं इस पोजीशन पर, ये अवेलेबल ऑप्शन है, 4th नंबर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये होने के बाद हम बात करते हैं अ बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द ग्राउंड। एक बार फिर एनसीईआरटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन में ये एंगल कितना है आपके पास में 30 डिग्री एंगल है, स्पीड दे रखी है 280 मीटर पर सेकंड। देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा। नाउ एच मैक्स की वैल्यू u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, बच्चों साइन 30 होता है 1/2, ना 1/2 का स्क्वायर ही हो जाएगा 1/4, g हो जाएगा 9.8। आप इसे देख सकते हैं 28 इंटू 28 इंटू 10 है, तो मैं काम करता हूं 100 लिख देता हूं, 9.8 को सॉल्व करता हूं 98 लिख देता हूं, 2 डिवाइड बाय 98 कर देता हूं, इसको सॉल्व करता हूं ये आ जाता है 14, ये आ जाता है आपके पास में 7, अच्छा सॉरी 98 यहां पर नहीं आने वाला, कैलकुलेशन में ये पोर्शन पे बात कर लेते हैं हम। ये देखिए यहां पर सॉल्व करते वक्त, हाँ देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, 28 इंटू 28 इंटू 100 इंटू 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए, इंटू 10 डिवाइड बाय 98 इंटू आपके पास 2 हो जाता है। जब आप इसे करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में 14, ये आ जाता है आपके पास में 7, ये आप सॉल्व करते हैं ये आ जाता है 7 से 7 कैंसिल होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो 1000 आंसर निकल कर आता है। तो कैलकुलेशन मतलब देखिए खूबसूरत बात क्या है, खूबसूरत बात है कि फिजिक्स यहां पे खत्म हो चुका है। देखिए फिजिक्स यहां पे खत्म हो गया है, तो जो भी आंसर नहीं आते हैं या लेट आते हैं वो कैलकुलेशन के कारण लेट आते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आपके पास में, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में, इसमें आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा और ये डायपोल को रखते समय इसका एंगल 30 डिग्री आपके पास मौजूद है। एक्सपीरियंस है टॉर्क इक्वल टू, हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है मॉड पी साइन 30 डिग्री। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 4, मॉड पी हमें पता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है तो आप चेक कर सकते हैं 2 × 10⁵ दे रखी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास होता है 4 × 10⁻⁵, ये पी की वैल्यू आती है। अब उन्होंने कहा है आपको लेंथ दे रखी है डायपोल की, तो बच्चों 4 × 10⁻², डायपोल के लिए क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ डायरेक्टली कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁵ था आपके पास में, चार्ज लेंथ 2 सेंटीमीटर, -2 इसे कर दिया जाए तो यह आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ तो 2 मिली कूलम। आपके पास में आंसर 3rd नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट निकल कर आता है। तो यहां पर 3rd नंबर का आंसर देखा जा सकता है कि दिस इज द 3rd नंबर क्वेश्चन ऑप्शन, यहां चेक कर सकते हैं 2 मिली ओम, ठीक है 2 मिली कूलम ऑप्शन। आगे बात करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर डिवाइस से। देखिए सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन वापस से इस पेपर में आए, मतलब हाई वेटेज टॉपिक कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस के 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पास है, फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए फोटो दैट इज कंसर्न विद फोटॉन्स, वोल्टाइक जो वोल्टेज मतलब करंट के फॉर्म में कन्वर्जन का काम कर रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, और जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन। देखिए हमें बात पता है कि नॉर्मल डायोड में दिक्कत ये होती है कि वो रिवर्स बायस में काम नहीं कर पाता। तो जेनर डायोड का फंक्शन क्या होता है कि जेनर डायोड
रिवर्स बायस में काम करने के लिए डिजाइन डिवाइस होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों अपने आप में ट्रू है, तो आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। निश्चित रूप से ये थ्योरेटिकल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी की थ्योरी रीडिंग से बिल्कुल संभव था। एक बार फिर एनसीईआरटी के थ्योरी रीडिंग से बेस्ड क्वेश्चन जो केवल लाइन टू लाइन रीडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द वोल्टेज सप्लाई। बच्चों देखो, पर्सनल एरर, लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए हम ये बात बड़े ध्यान से पढ़ें तो जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उन्हें हम जिस कैटेगरी में डालते हैं वो रैंडम एरर कैटेगरी के अंदर आता है। वोल्टेज कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सडन लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाए या लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाए, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज नॉट इन अवर हैंड, रैंडम एरर का एक टाइप होता है, इसे कहा जा सकता है। देखिए एक बार फिर से, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप। अब देखिए ओपन पाइप ये रहा आपके पास में ओपन पाइप, क्लोज पाइप ये रहा आपके पास में। ओपन पाइप का बेसिक मॉड यहां पर आप जानते हैं लेंथ की वैल्यू आएगी λ/4 प्लस λ/4, और यहां पर लेंथ की वैल्यू देखेंगे बेसिक मॉड में L की वैल्यू आएगी λ/4 आपके पास में। देखिए यहां λ/4 है, यहां λ/4 प्लस λ/4, दैट इज हम ये कह सकते हैं 2 λ/4 दैट इज L इक्वल टू λ/2, और यहां L इक्वल टू है λ/4। इसकी फ्रीक्वेंसी इस केस में ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, मान लेते हैं स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यहां पर कितना आ जाएगा, निकाल के देखो 12, लैम्डा इक्वल टू 12 आ जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 12। वी बाय यहां वेवलेंथ कितना आ जाएगा सेकंड केस के लिए, सपोज मैं से λ2 मान लेता हूं, तो यहां λ2 आ जाएगा 4L, तो F2 दैट विल बिकम 4L। V से भी कैंसिल, L से L कैंसिल, F1 बाय F2 सॉल्व करते हैं आंसर, तो 2:1 आंसर निकल कर आता है। 2:1 मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होते हैं तो भी काम चलता है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एक बार फिर एनसीईआरटी की थ्योरेटिकल पॉइंट से या थ्योरी से डिराइव क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के पेजेस पर मौजूद है। मान लीजिए मैग्नेट की बात करें हम, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे कि गॉस लॉ होता है वैसे भी हम फ्लक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस लॉ को। मैग्नेटिक फ्लक्स बी वेक्टर या डायरेक्टली फॉर्मूला बोलते हैं, फ्लक्स की वैल्यू आएगी जैसे कि चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वैसे भी पोल इनक्लोज एम इनक्लोज मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट की हम बात करें, इनक्लोज कितना है प्लस एम माइनस एम मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 निकल कर आने वाला है। तो आंसर हमारे पास में होता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा प्लस माइनस एम में एग्जिस्ट करता है, आंसर 0 आता है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम, पोटेशियम, सोडियम आर दिस वन। देखिए वर्क फंक्शन का मीनिंग होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस। मतलब सीजियम के लिए कम से कम 2.14 चाहिए, सोडियम पोटेशियम के लिए 2.30 चाहिए, और साथ साथ सोडियम के लिए 2.75 चाहिए। अब जो आप इंसिडेंट करवा रहे हैं वो क्या है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कब है, जब इंसिडेंट एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से बड़ी होती है तब हमारा आंसर मैच हो रहा होता है। देखिए 2.20 को कंपेयर करते हैं 2.14 से, तो ये हो गया इंसिडेंट एनर्जी और ये हो गया वर्क फंक्शन किसका, सीजियम का। इंसिडेंट एनर्जी 2.20, अब कंपेयर करते हैं 2.30 से। यहां पर इंसिडेंट एनर्जी छोटी है किसके वर्क फंक्शन से, देखिए पोटेशियम के वर्क फंक्शन से छोटी है। वैसे इंसिडेंट एनर्जी किसके लिए, इंसिडेंट एनर्जी की हम बात करते हैं 2.20, वो भी फिर से छोटी है वर्क फंक्शन किसके, हम बात करते हैं वर्क फंक्शन सोडियम के। मतलब ये हुआ अगर इंसिडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो आंसर होगा हमारा सीजियम ओनली। इस केस में सीजियम पे डिपेंडेंसी होगी और सीजियम से रिलेटेड आंसर की हम बात कर रहे होंगे, तो आंसर हमारा सीजियम अवेलेबल है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं सीजियम ओनली, दिस इज द सीजियम। अब बात करते हैं किसके बारे में, द मिनिमम वेवलेंथ एक्स-रेज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। एक बार फिर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हम जानते हैं
कि हम एक्सरेस के बारे में बात करें तो लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला SC/E लैम्डा दिया EV दिया जाता है, मिनिमम वैल्यू की वैल्यू आएगी आपके पास में 1/V, तो आंसर हमारे पास है 1/V। फंडामेंटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक बार ये बोला गया है कि आपके पास में 12 वोल्ट 60 W लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर का डायग्राम ये रहा, प्राइमरी और ये रहा आपके पास में सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी से आपने कोई तो भी बल्ब लगा दिया, अब बल्ब लगा दिया 12 वोल्ट हो गया 60 वाट हो गया, और प्राइमरी में कोई तो भी इनपुट दे दिया आपने, ठीक है 220 वोल्ट सप्लाई, तो प्राइमरी दे रखा है 220 वोल्ट, सेकेंडरी आपके पास में अवेलेबल है। हमें ये बात पता है VS/VP, IP/IS, NS/NP, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए प्रॉपर्टी होती है। अब सेकेंडरी वोल्टेज है 12, प्राइमरी कितना वोल्टेज है 220। हमें प्राइमरी, अब करंट कौन सा निकालना है, प्राइमरी वाइंडिंग निकालना है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट निकल जाए तो प्राइमरी का आंसर आ जाएगा। अब सेकेंडरी के लिए देखिए वोल्टेज है और पावर है, तो हम जानते हैं पावर इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी। पावर दे रखा है 60, पोटेंशियल दे रखा है 12 IS। देखिए सेकेंडरी का करंट कितना निकलता है 60 डिवाइड बाय 12 5 एम्पियर, तो सेकेंडरी का करंट निकल कर आता है 5 एम्पियर। अब जैसे आप इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं 5 और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो डियर स्टूडेंट आपको जो आंसर मिलता है आप देख सकते हैं वो आता है 0.27 एम्पियर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम उस फॉर्मूले को यूज करके हमारा आंसर निकाल सकते थे। एक बार ये भी क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल की बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड, लाइट ट्रेवल डिस्टेंस x एंड टाइम t1 इन एयर। देखिए x t1, तो स्पीड इन एयर जो लाइट की निकल कर आती है, या जिसे मैं v1 कहता हूं, वो आती है x/t1। अब देखिए डेंसर मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड मान लेते हैं कितनी आपके पास में v2। अब v2 कितना आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आपके पास में 10x, और टाइम कितना आपके पास में t2। साइन c को हम जानते हैं, हम ये बात अच्छे से जानते हैं, ये होता है म्यू स्मॉल अपॉन म्यू लार्ज, इसे ऐसा लिखा जाता है। वैसे हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर दोनों को अप्लाई करते हैं क्रिटिकल एंगल के साथ में, दैट विल बिकम v2/v1, एंड v2 मतलब स्लो स्पीड डिवाइड बाय फास्ट स्पीड। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, आंसर आता है साइन इनवर्स 10t1 अपॉन t2। तो ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल से इसी तरह का क्वेश्चन आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार आ चुका क्वेश्चन है। आपको देखिए क्या बोला गया कि मास दे रखा है, मास देते समय ऐसा कहा गया है कि मास की वैल्यू है मतलब m है प्लस माइनस डेल्टा m है। यहां देख सकते हैं रेडियस है r है प्लस माइनस डेल्टा r है, यहां लेंथ है l प्लस माइनस डेल्टा l है। आपसे बोला है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू। अब देखिए यहां वर्ड यूज किया गया है वायर, तो वायर ये रहा आपके पास, इस वायर की रेडियस r है, लेंथ l है, डेंसिटी विल बिकम मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई r²l। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि हम जब भी एरर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम कभी भी कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड नहीं करते। कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं करते इसका मतलब हम बोलेंगे जो पावर होगी आगे आ जाएगी डेल्टा √/ρ, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी डेल्टा m/m, जो पावर होगी r की पावर 2 डेल्टा r/r, लेंथ की पावर कितनी है 1 डेल्टा l/l। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डेटा पुटअप करेंगे। अब ये चेक कर सकते हैं ρ इक्वल टू m पाई r²l डेल्टा m/m ट्वाइस डेल्टा r/r डेल्टा l/l 0.02। देखो डेल्टा m की वैल्यू चेक कर लो, डेल्टा m की वैल्यू ये रही, डेल्टा m, ये रहा डेल्टा r, ये रहा r, डेल्टा l, ये रहा l। अब जब ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप वैल्यू पुटअप करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास में 1.6% निकल कर आने वाला है। देखिए यहां पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर बोला गया है स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, तो d की वैल्यू इंक्रीज करने का बोल रहा है, और एंगुलर सेपरेशन हम जानते हैं λ/d होता है। अब देखो d इंक्रीज करेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपके पास में। मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। अब आपको सीधा दिख रहा है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d लैम्डा है, λ1 के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1, या कह लो λ2 θ2। अगर सोचो λ2 इज ग्रेटर देन λ1 होगा तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 होगा। तो अब जब वेवलेंथ बढ़ा दोगे तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ जाएगा, और
रिमेन्स कांस्टेंट ऐसा बोल रहा है जबकि वो चेंज हो रहा है, मतलब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, और दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो आंसर चेक कर सकते हैं आप। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपके पास निकल कर आता है, क्योंकि सेकंड नंबर में देखिए क्या बोला गया है, ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्क्रीन मूव्स अवे फ्रॉम द प्लेन, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट, देखिए ये भी फॉल्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स विद लार्ज वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस। जबकि एंगुलर सेपरेशन की बात करें हम लोग तो एंगुलर सेपरेशन में आप खुद देख सकते हैं लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीजेस। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, और दोनों फॉल्स है इसका मतलब देखिए सही में सेकंड, दोनों फॉल्स तब हैं जब आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन निकल कर आता है। देखिए तो अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स, हाउ मच एक्टिविटी सब्सटेंस ड्रॉप्स टू, एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है तो हम ये बात जानते हैं फाइनल एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब देखिए ये हो गया आपके पास में इनिशियल एक्टिविटी का 16 पार्ट, तो इनिशियल एक्टिविटी का 2 की पावर n पार्ट आपके पास हो जाएगा। हम ये कह देंगे ए से ए कैंसिल हो गया आपके पास में, जैसे ये कैंसिल हुआ ये आ जाता है 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4, n की पावर 4, n हो जाता है 4। और हाफ लाइफ n और कैपिटल T में एक रिलेशन होता है T/T हाफ, ये आप देख सकते हैं 4। हाफ लाइफ की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 20 मिनट्स, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आपके पास में 80 मिनट्स निकल कर आता है। दिस विल बिकम 80 मिनट्स आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज 80 मिनट। 80 मिनट होने के बाद में बात करें डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी के पेजेस से। ये देख सकते हैं दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में क्या हो जाता है ये 3 और ये सॉल्व करते हैं तो ये 6 हो जाता है। पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है, ये सीरीज में कॉम्बिनेशन में 1/CS ये आ जाता है 1/3 + 1/6। आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में निकल कर आ जाता है 18 9 1/CS, CS will become 2 माइक्रोफैरड। सो 2 माइक्रोफैरड आपके पास में आंसर निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करें कार्बन कलर कोड में, ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं कि आपके पास एक ड्रम टाइप स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर और चौथा कलर। फर्स्ट 2 कलर किसको बताते हैं तो वो डिजिट को बताते हैं, थर्ड कलर किसको बताता है मल्टीप्लायर को बताता है, और लास्ट कलर किसको बताता है तो वो टॉलरेंस को बताता है। देखिए यहाँ पर 2 2 0 0 0 आपके पास अवेलेबल है, 2 2 1 2 3 इन ±5%। आप इसको कन्वर्ट करेंगे 10 to the power 3 ±5%, ऐसा बताया जा सकता है। अब कार्बन कलर कोड का जो मतलब कोड होता है BBROY, तो यहां पर इसकी शुरुआत करते हैं 0 से, फिर करते हैं 1 से, 2 से और 3 से। तो मल्टीप्लायर के टेबल में आप देखेंगे 10 to the power 3 का जो टर्म आता है वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आंसर हमारे पास में एक बार फिर से थर्ड बैंड के लिए कितना आने वाला है, ऑरेंज निकल कर आने वाला है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। अब इसमें ऐसा बोला गया एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात की गई है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का जो रिलेशन है V0/XC × sin ωt। XC को लिखा जाता है 1/XC इज रिटर्न 1/ωc। 1/ωc लिखते समय V0ωc आपके पास में हो जाएगा। अब देखो ωc अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया तो देखो IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पर आपके पास में IC की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और ये ऑप्शन किसको जस्टिफाई करता है? ये सेकंड नंबर ऑप्शन जस्टिफाई करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से, ऐसा क्वेश्चन जो हर कोचिंग क्लास में, हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई टीचर आपको डिस्कस करता ही करता है कि भाई A से गया B पर, B से गया C पर, डिस्टेंस S, यहां इसकी स्पीड है V1, यहां इसकी स्पीड है V2। जब भी डिस्टेंस इक्वल होता है तो हम क्या यूज करते हैं? 2/v bar = 1/v1 + 1/v2, या कह लो v bar क्या यूज करते हैं? ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 + v2। ऐसे केस में v bar ट्वाइस v1 की वैल्यू चेक कर लो आप कितनी है, v1 की वैल्यू v, इसकी वैल्यू 2v अपॉन 3v। आंसर आ जाता है 4v² अपॉन 3v, v से भी कैंसिल होता है, आंसर आता है 4v/3। सो आंसर विल बी 4v/3। सेकंड ऑप्शन आपके पास में फिर से करेक्ट है। सो दिस इज सेकंड ऑप्शन। आप देख सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है, मतलब 2 स्टेप से ज्यादा स्टेप नहीं ले रहे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमको ये बात पता है कि सोप बबल को ब्लो करने के लिए आंसर होता है 8πr²t। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 8π, r की वैल्यू देखो कितनी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में चेंज करेंगे। सरफेस टेंशन दे रखा है, वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे
डायरेक्ट फॉर्मूला में पुटअप करने पर आंसर 3.01 10⁴ जूल निकल कर आता है। आगे बात करते हैं वेंचुरोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डायरेक्ट और डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वेंचुरोमीटर बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज के लिए लैम्डा होती है। हमें कुछ बातें पता है 1 2 3 4 और 5। लास्ट में हम बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। हमें ये बात अच्छे से पता है, ये सीरीज होती है लाइमन, ये होती है बामर, पास्चन, ब्रैकेट। हमें दो सीरीज के बारे में बात की गई, बामर के और ब्रैकेट के बारे में। बामर के लिए 2 और ब्रैकेट के लिए 4। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब बोला जाता है तो इनिशियली वो कहां से चल रहा होता है? फाइनली वो जाएगा बामर के लिए फाइनली वो निकल कर जाएगा आपके पास में 2 के लिए। इनिशियली कहां से आएगा? तो इन्फिनिटी से आएगा। 1/λ कितना दे रखा है? r 1/2² - 1/∞²। तो 1/λ की वैल्यू r/4 निकल कर आ जाती है। ठीक है यहां तक। अब बामर के बाद बात करें ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट के लिए भी हम बात करें तो मान लेते हैं λ' या λ1 मान लेते हैं। r ब्रैकेट के लिए जाएगा कहां पर? तो ब्रैकेट के लिए इनिशियली निकलेगा इन्फिनिटी से, फाइनली पहुंचेगा कहां पर? फाइनली पहुंचेगा ये आपके पास में 4 पर। तो हम ये कह देंगे दिस विल बिकम 1/4² - 1/∞²। 1/λ1 r/16। r/16 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1/4 × r/4। और बोलो r/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/λ। तो 1/λ1 इक्वल टू 1/4λ। तो λ1 इक्वल टू 4λ आपके पास निकल कर आता है। तो आंसर होगा आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक बार देख सकते हैं फिर से, क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है और इस तरह से इसका सॉल्यूशन यहां पर भी आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाता है। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के लिए जब एक्सटेंशन किया जाए तो ये आपके सामने अवेलेबल होता है 12kx²। फाइनल अपॉन इनिशियल आप देख सकते हैं 12kxf का स्क्वायर, 12kxi का स्क्वायर, हाफ कैंसल, uf अपॉन ui, xf अपॉन xi का होल स्क्वायर। xf की वैल्यू है आपके पास में 8/2 का होल स्क्वायर। 8/2 कितना आता है? 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 आता है। फाइनल अपॉन इनिशियल 16। तो फाइनल कितना आ जाता है? 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल आ जाता है। एक बार फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है ना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया गया है क्वेश्चन में। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट द पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेंटर टिप ट्रांसफार्मर कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिमूव टू रिपल एसी फ्रॉम रेक्टिफाइड आउटपुट। देखिए मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है और आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है, एनसीईआरटी का यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है कि जब हमें रिपल फैक्टर या रिपल रिमूव करना होता है तो हम फिल्टर यूज करते हैं। और डियर स्टूडेंट फिल्टर जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप के फिल्टर होते हैं और उनका फॉर्मेशन फिल्टर का जो होता है वो किससे होता है? निश्चित रूप से फिल्टर का फॉर्मेशन कैपेसिटर की मदद से किया जा रहा होता है। तो आंसर इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। इंडक्टर में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई है? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसे लिखा जाता है 12Li², हाफ L के प्लेस पे 4 माइक्रो माइनस 6 2 स्क्वायर 4 ये आपके पास में अवेलेबल है। तो यह आ जाता है आपके पास में 1 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हाफ Li², 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻6। मतलब आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होता है। आप देख सकते हैं थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो 8 माइक्रोजूल। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर आपके पास अवेलेबल। किसी भी क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स का मतलब होता है चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मतलब होता है नेट चार्ज 0 है और दूसरा मतलब होता है जैसे मान लीजिए ऐसा है 2 लाइन्स आ रही है और 2 लाइन्स जा रही है, जितनी लाइन्स आ रही है जितनी लाइन्स जा रही है अगर वो इक्वल है तो फ्लक्स 0 होता है। फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं होता है, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी इनसाइड द सरफेस, ये तो ठीक है लेकिन वो 0 होने चाहिए तब ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ये भी मैच नहीं होता है, जबकि ये ऑप्शन मैच होता है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन
लीविंग द सरफेस। जितनी लाइंस आएगी उतनी लाइंस जाएगी, तो अंदर कितनी रहेगी? अंदर कुछ भी नहीं रहेगी, फ्लक्स जीरो रहेगा आपके पास में से कहा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। ये क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर, मोशन इन प्लेन, एनसीईआरटी के पेजेस पर, या कह लीजिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दोनों जगह से समझा जा सकता है कि एक फुटबॉल प्लेयर है, खेल रहा है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। देखिए फोर्स के बारे में बात की गई है, पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन। फोर्स के बारे में बात की गई, मतलब फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है चेंज इन वेलोसिटी पे। तो हमें फोकस करना है चेंज इन वेलोसिटी पे। शुरुआत में वो कहां पर मूव कर रहा था? साउथ की तरफ मूव कर रहा था। तो देखिए ईस्ट की तरफ प्लस आई, वेस्ट माइनस आई, नॉर्थ प्लस जे, और साउथ आपके पास माइनस जे अवेलेबल है। हमसे बोला गया है कि पहले शुरुआत में वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी v माइनस जे। फाइनली वो टर्न कहां की तरफ लेता है? फाइनली वो टर्न लेता है किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ टर्न लेता है। ईस्ट की तरफ टर्न लेता है, इसका मतलब हो गया v प्लस आई। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना आपके पास में? v प्लस आई। इनिशियल कितना आपके पास में? v माइनस जे। आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा v प्लस आई प्लस v प्लस जे। देखो प्लस आई प्लस जे क्या कहां पर निकल कर आता है? तो आप देख सकते हो प्लस आई प्लस जे निकल कर आएगा, यहां पर हम देख लेते हैं। प्लस आई ये रहा, प्लस जे ये रहा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट आप ये देख पाएंगे सब कुछ इक्वल है, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट विल बी द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इस केस में करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच बाय वेट W। आपसे बोला गया कि ये वेट W है, आपको बताना है स्ट्रेस कितना होता है। देखो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होगा आपके पास mg डिवाइड बाय mg। mg को लिख देते हैं W बाय, आंसर आ जाता है आपके पास में W बाय। तो स्ट्रेस आ गया W बाय, डायरेक्टली W बाय स्ट्रेस निकाला जा सकता है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सभी एक्सियल वेक्टर होते हैं, और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एक बार फिर से वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। In a plane electromagnetic waves, the waves traveling in the free space, electric field component oscillates sinusoidally at the frequency. Frequency की वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। उसके बाद ये कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 48 वोल्ट पर मीटर। अब आपसे बोला है स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है 3 × 10⁸। तो हम ये बात जानते हैं B × C इक्वल टू आपके पास E अवेलेबल होता है। B की वैल्यू निकालना है, E की वैल्यू 48 है, C अब देखो C 48 3 × 10⁸, ये आ जाता है आपके पास में 16 × 10⁻⁻8, और इसे लिखा जा सकता है 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। तो आंसर 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला यहां पर बताया जा सकता है। दिस इज द फाइनल आंसर, आपके पास ये अवेलेबल आंसर है। देखिए एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ये फील करेंगे आपके कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन क्या है? टू बॉडीज ऑफ द मास m एंड 9m। देखो पहला मास m है, दूसरा मास कौन सा आपके पास में 9m है, उनको डिस्टेंस r पे रखा हुआ है। अब द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन बॉडी वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0। आपको पोटेंशियल निकालना है जहां पे फील्ड 0 हो। देखो पहले फील्ड का फॉर्मूला समझ लो। फील्ड का फॉर्मूला gm/r² होता है, ये I लिख देता हूं, और पोटेंशियल का फॉर्मूला -gm/r होता है। तो पहले हमें r निकालना पड़ेगा जहां फील्ड 0। अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस टोटल r है, इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं जहां पर हम क्या कहते हैं कि फील्ड 0 है। देखिए जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालना होता है वहां पे हम टेस्ट मास रखते हैं। टेस्ट मास के लिए m0 रख दिया, P पॉइंट पर A के कारण और P पॉइंट पर B के कारण। ये आ गया आपके पास में G, यहां तक का मास m, सेपरेशन x²। G मास कितना आ गया? m या 9m? 9m। सेपरेशन ये x या r, तो ये कितना आ जाएगा? r - x का होल स्क्वायर। G से G कैंसिल, m से m कैंसिल, ये आ गया आपके पास r-x/x का होल स्क्वायर 9/1। आप सॉल्व करते हैं r-x/x इक्वल टू 3 आ जाता है। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो r-x इक्वल टू 3x, r इक्वल टू आ जाता है आपके पास 4x, x की वैल्यू r/4 आ जाती है। जैसे ही x r/4 आया आपके पास, देखो ये रहा आपके पास m, ये रहा आपके पास 9m, यहां से यहां तक का पॉइंट का डिस्टेंस r/4। r - r/4 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 3r/4।
अब हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, ए और बी के कारण। पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल, पी पर ए के कारण और पी पॉइंट पर किसके कारण, बी पॉइंट के कारण। पी पॉइंट पर ए के कारण इसका मतलब माइनस GM अपॉन R/4। अब बी के कारण मतलब माइनस G9M अपॉन कितना 3R/4 आपके पास निकल कर आता है। तो हम ये कहते हैं -4GM/R माइनस 3×4 12GM/R। अच्छा -4 -12 कितना जाता है, -16GM/R आपके पास आंसर निकल कर आता है फाइनली। सो -16GM/R दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब यहाँ देखिए इसमें ऐसा बोला है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन के निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखा जाए तो ये 3 तरह के क्वेश्चन का समेशन था। एक ये क्वेश्चन था आपके पास में, एक ये क्वेश्चन है और एक ये आपके पास अवेलेबल है। देखिए ये हो गया प्लेनो, ये हो गया बाय कॉन्वेक्स और ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर अवेलेबल है। मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2, इसका फोकल लेंथ F3 है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालनी, तो 1/F1 + 1/F2 + 1/F3। देखिए पहले वाले के लिए निकालते हैं 1/F1, तो ये आ जाता है 1μ2 - 1 1/R1 - 1/R2। आप ये देख सकते हैं, इसे मानना पड़ेगा एयर मीडियम, फिर से इसे मानना पड़ेगा एयर मीडियम, फिर इसे मानना पड़ेगा एयर मीडियम। तो μ2 कितना हो जाता है आपके पास में, इस मटेरियल का दे रखा है 1.6, 1.6 डिवाइड बाय 1 - 1। पहला वाला इंफिनिटी, दूसरा वाला आपके पास में 20। तो आप देख सकते हैं 0.6 डिवाइड बाय 20 विथ नेगेटिव साइन, 6 डिवाइड बाय 200 मतलब 3 डिवाइड बाय 100 ये आपके पास में, या -3 डिवाइड बाय 100 पहले वाले का ये होता है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर -3/100 आएगा। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले को सॉल्व करने की। ना सेकंड वाले को सॉल्व कैसे किया जाए, सेकंड वाले को सॉल्व किया जाएगा, हमें बात पता है, जब बाय कॉन्वेक्स लेंस हो और इसका मटेरियल 1.5 हो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला R 1μ2 - 1 ये लिखा जा सकता है। ये आप इसे ऐसे भी सॉल्व करने गए 1μ2 - 1 1/R1 - 1/R2, इससे भी काम बनने वाला है। देखिए F R के लिए 20, 1μ2 1.5 - 1 आप सॉल्व करेंगे 0.5, ये आएगा आपके पास में 20 डिवाइड बाय 0.5। 0.5 को आप क्या लिखेंगे 5/10 200 बाय, तो F की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ जाने वाली है 20 × 10/5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी हमारे पास में मीडियम कितना है 1.5 अवेलेबल है, 1.5 अवेलेबल है, सॉल्व करेंगे इसका 20 आंसर आने वाला है। 1.5 - 1 सॉरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, यहाँ पर 20 आंसर इसका आने वाला निकलकर, यहाँ पे 2 भी अवेलेबल होता है, ये 2 अवेलेबल होता है, ये 10 होगा। सॉल्व करेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 100 डिवाइड बाय 5 20 निकल कर आने वाला है। अब जैसे ये 20 आया तो अब हम क्या करेंगे, तीनों का सोल्यूशन निकाल लेंगे। -3/100 -3/100 1/20 सॉल्व करने पर कितना आता है -1/100 निकल कर आंसर आता है। अब आइए बात करते हैं किसके बारे में, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। अब सपोज कार ऐसा चल रहा है, ये मान लेते हैं कार है, प्लेटफॉर्म है, और सपोज एक्सेलरेशन है, हमें बात पता है इसके बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। मान लो कार जा रहा है फॉरवर्ड, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा ब्लॉक पर वो मान लेते हैं फोर्स होगा बैकवर्ड। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बैकवर्ड जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगी। फोर्स आएगा आपके पास ma, ये आएगा μs × n। देखो mg डाउनवर्ड नॉर्मल अपवर्ड। अब हम लिख देते हैं ma μs mg, m से m कैंसिल करेंगे आप तो a की वैल्यू आएगी μs × g। अब μs की वैल्यू कितनी आप चेक कर लो 0.15 और g 10 है तो ये आएगा 0.15 × 10। 0.15 × 10 आंसर कितना आता है आपके पास में, आंसर आता है 1.5 मीटर/सेकंड²। तो एक बार फिर से बेसिक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन अवेलेबल है। अब आगे बात करते हैं, एक बार फिर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल था, इसका डायरेक्ट आंसर था t² = 3π/gd। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नोट्स बनाया हो एनसीईआरटी के पेजेस से तो उसको ये डायरेक्ट बात मिलेगी किस तरह से इसे अप्लाई किया जाता है। और अगर आप इसे निकालने गए तो ऐसे भी निकालना पॉसिबल है। t² के टर्म में इसका आंसर आने वाला है। जेडब्ल्यू मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पीवाईक्यू देख सकते हैं आप मेंस का पीवाईक्यू। यहां पर सबसे बोला है एक्सेलरेशन निकालो, पोजीशन टाइम ग्राफ से पहले वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं। तो देखिए पहले पोजीशन टाइम ग्राफ लिखते हैं। जैसा कि एक ग्राफ दिख रहा है कि ये साइन का ग्राफ है
और अगर ये साइन का ग्राफ है तो x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, a sin ओमेगा टी। a एम्पलीट्यूड है, यहां से a की वैल्यू 1 है। साइन ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। देखिए टी मतलब क्या है, टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टी की वैल्यू 8 सेकंड है आपके पास। x की वैल्यू a साइन 2 पाई बाय 8 इंटू स्मॉल टी। x आ जाता है आपके पास में साइन पाई बाय 4 इंटू स्मॉल टी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो dx बाय dt आपके पास सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन साइन पाई बाय 4 इंटू टी, वेलोसिटी आ जाएगा पाई बाय 4 कॉमन निकला, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 इंटू टी। ये तो आ गया वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी आपके पास है पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 इंटू टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी पाई बाय 4 डिफरेंशिएशन कॉस पाई बाय 4 इंटू टी। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन पाई बाय 4 इंटू माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4 इंटू टी। अब ये आ गया एक्सेलरेशन माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 साइन पाई बाय 4 इंटू टी। टाइम कितना है, 2 सेकंड। 2 सेकंड का मीनिंग हुआ ए की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू साइन पाई बाय 4 इंटू 2। अच्छा, पाई बाय 4 इंटू 2 मतलब पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1। तो आंसर एक्सेलरेशन का जाता है माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 आपके पास ये आंसर अवेलेबल है, तो आंसर निकाला जा सकता है। देखिए लॉजिक गेट पे बेस मतलब वापस से सेमीकंडक्टर डिवाइस पे बेस एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं a, b और y 0 0 0 1 1 0 1 1 और इससे टेबल बना लीजिए। देखिए दोनों को 0 बोला, अब 0 बोलने पर फर्क क्या पड़ेगा, 0 का नॉट 1 1 1 इंटू 1 1 और ये वापस से बबल लगा हुआ है, इसका मतलब 0 आ गया। वापस से हम बात करते हैं किसके बारे में, दोनों को क्या बना देते हैं 0 के प्लेस पे इस बार हम दोनों को बना देते हैं 0 1 है आपके पास। तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, 0 का 1 0, फिर 0 का 1 आपके पास निकल कर आ जाता है। सेम 1 0 करेंगे तो 1 आएगा, और लास्ट में आप करेंगे तो देखिए 1 1 की बात हम कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट 1 1। ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये आ जाता है आपके पास में 1। तो ये आ जाता है 1, और 0 1 1 किसके लिए होता है, तो वो a प्लस बी और गेट के लिए आपके पास आंसर होता है। तो आप देख सकते हैं 0 1 1 किस केस में निकल कर आ रहा है, तो आंसर फर्स्ट के केस में निकल कर आ रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है आपके पास में, और गेट का टेबल होता है y इक्वल टू a प्लस बी से। आप क्वेश्चन की बात करते हैं, द हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। ये देखिए ब्रिज अवेलेबल है, इस ब्रिज के ऊपर से क्या है, यहाँ पर बीच में नीचे पानी अवेलेबल है, और ये कोई ब्रिज के ऊपर से कोई क्रॉस हो रहा है, ये ऐसा फेंकता है और ये जाके नीचे टकराता है। 4 मीटर पर सेकंड से फेंकता है और वो नीचे जाके टकराता है, 4 सेकंड लगते हैं उसको। देखिए ए से बी, बी से सी और सी से डी, ठीक है। आप जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो यहां से गया मान लेते हैं और यहां से आया, वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से यहां तक बचा, बचा मतलब माइनस एच मान लेते हैं। क्रॉस होते समय आप जानते हैं वेलोसिटी की वैल्यू अवेलेबल है, टाइम हमें टोटल दे रखा है, हमें हाइट मिल जाएगी कुछ इस तरह से। कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे, आपको हाइट मिलेगी कुछ इस तरह से। देखिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एच, थ्रो करते समय अपवर्ड था प्लस 4, ए की वैल्यू माइनस 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। सॉल्व करने पर आंसर 64 मीटर निकल कर आता है। यहां पर देखिए क्या बोला हुआ है, 2 थिन लेंस आर ऑफ द सेम फोकल लेंथ बट वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर लेंस इज कॉन्केव। अगर दोनों को कांटेक्ट में रख दिया जाए तो हम जानते हैं कांटेक्ट में रखने पर फोकल लेंथ का फॉर्मूला, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए नेगेटिव, 1/f, 1/f 0 आता है, f इक्वल टू 1/0 आता है, एनीथिंग अपॉन 0 आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी निकल कर आता है। तो आंसर थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट होगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर निकाला जा सकता है। 42 के बाद आप देखिए 43 क्वेश्चन के बारे में क्या बोला है। फोर्स निकालना है, आई एल क्रॉस भी निकल कर फोर्स आता है। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास में, अलोंग एक्स एक्सिस बोला है, एल आई क्रॉस बी कितना है आपके पास 2i प्लस 3j माइनस 4 के आपके पास अवेलेबल है। आई एल, आई क्रॉस आई 0 हो जाता है। अब 3 आई क्रॉस j ये आपके पास k निकल कर आता है। आई माइनस 4 माइनस आई क्रॉस k माइनस माइनस प्लस j निकल कर आता है।
जब इसका आप मैग्नीट्यूड लेते हैं IL, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने पर 5 आता है, तो फोर्स का फॉर्मूला आता है 5IL। तो आंसर विल बी 3 4 5 5IL। आंसर विल बी सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद अ वेलोसिटी u, ट्रेवल डिस्टेंस, ये बोला गया ऐसा, यहां पे बुलेट फायर की, बुलेट फायर करते समय ए से, मान लेते हैं ए पॉइंट से, ये बी पॉइंट पर पहुंचा, 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, इसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पे u/3 हो जाती है, फिर वो जाते जाते सी पॉइंट पे पहुंचेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। आपको बताना है एल कितना होगा। हम बात करते हैं ए से बी के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, यहां पर वेलोसिटी है u/3 का स्क्वायर, यहां वेलोसिटी u स्क्वायर ट्वाइस ए, डिस्प्लेसमेंट है 24 सेंटीमीटर, u स्क्वायर बाय 9 माइनस यू स्क्वायर, सॉल्व करने पर आता है 2 इंटू 24 इंटू ए, ये आ जाता है माइनस 8 यू स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 2 इंटू 24 इंटू ए। आप सॉल्व करते हैं 3 2 6, तो यू स्क्वायर बाय 54 इक्वल टू ए निकल कर आता है आपके पास में ए का वैल्यू। अब ए की वैल्यू निकाली, बी से सी की बात करते हैं, तो बी टू सी की हमने बात की, बी पर वेलोसिटी u/3 है, ये रही, और सी पे वेलोसिटी 0 है। फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर ट्वाइस ए इंटू एल, फाइनली रेस्ट पर इनिशियली u/3 का होल स्क्वायर ट्वाइस ए की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, माइनस यू स्क्वायर बाय 54 है, माइनस यू स्क्वायर बाय 54 ए की वैल्यू आती है इंटू एल आता है, यू स्क्वायर बाय 9 2u स्क्वायर बाय 54 इंटू एल आपके पास आता है, ये इसकी कैंसिलेशन आता है आपके पास में 54 डिवाइड बाय 9 इंटू 1/2 इक्वल टू एल निकल कर आता है, 6 डिवाइड बाय 2 एल की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकल कर आती है। जब एल 3 सेंटीमीटर आता है तो आप चेक कर सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, तो 24 प्लस 3 सेंटीमीटर आंसर 27 सेंटीमीटर निकल कर आपके पास आता है। एक बार फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर मौजूद था। अब आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, 80 डिग्री सेल्सियस पर 6.8 ओम रेजिस्टेंस है। हम जानते हैं फाइनल इक्वल टू होता है इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, फाइनल है 6.8, इनिशियल है 2, 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर डिफरेंस 80 माइनस 0 80 आ जाता है, सॉल्व करते हैं 3.4 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 80, आप सॉल्व करते हैं 2.4 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू अल्फा, 24 डिवाइड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू अल्फा, सॉल्व करते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू अल्फा आता है, तो अल्फा आता है 3 इंटू 10 टू द पावर -2। अब आप चेक कर सकते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा थिंकेबल पॉइंट था, कई बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं ब्लाइंडली। यहां देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है, आपको पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्सेस पर होता है Kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। P कितना दे रखा है, Q मल्टीप्लाई बाय 12 या Q मल्टीप्लाई बाय 336 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -2, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, x मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस x दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर माइनस कितना है आपके पास में, यहां से यहां तक का लेंथ l, तो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब -4 आ जाता है आपके पास में। अब ये आ जाता है आपके पास में 6k क्यूब 10 टू द पावर -2 -4 +2 हो जाता है। अब ये आ जाता है 5 - 3 2, 5 + 3 8, सॉल्व करने पर आता है 3/8 k क्यूब इंटू 10 टू द पावर 2। सो एक्सेस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं किसके टर्म में, तो यहां पर दे रखा है k क्यू के टर्म में दे रखा है, k और q के टर्म में, तो k और q के टर्म में ये जो टर्म आता है 3/8 निकल कर आता है k q के टर्म में। और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, k की वैल्यू, p की वैल्यू, डायपोल की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर +2 आपके पास निकल कर आता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां पर आपके पास निकल कर आ जाएगा 3/8 आंसर आएगा, 3/8 आंसर मतलब फोर्थ ऑप्शन आपके पास में करेक्ट ऑप्शन है। नाउ इसके बाद आप देख भी सकते हैं यहां पर फोर्थ ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 10 रजिस्टर्स, ईच ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा 10 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, R R R, ऐसे 10 रेजिस्टेंस। सोचो R + R 2 होते तो कितना होता, 2R होता, 3 होते हैं
3R होता, 4 होते 4R होता, 10 होते 10R होता। मतलब ये 10R दे रखा है, यहां से सोर्स या बैटरी लगाई गई है, करंट मान लेता IS है, E इक्वल टू IS इंटू रेजिस्टेंस 10R है, IS आ जाता है E बाय 10R। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है। इनको पैरेलल में लगा दे, 10 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दे, ऐसे रेजिस्टेंस बना दे, R R R ऐसे टोटल 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दे। 10 रेजिस्टर को पैरेलल में लगाने पर 1/RP आ जाएगा, 1/R प्लस 1/R अप टू 10 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/RP इक्वल टू 10/R, RP R/10, RP आ गया आपके पास में R/10, ये आ गया आपके पास E और ये आ गया IP। IP निकालेंगे तो हम ये जान सकते हैं E इक्वल टू IP इंटू R/10, IP दैट विल बिकम 10E/R। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए IP और IS में रिलेशन, IP/IS। IP है, IP की वैल्यू चेक करो आप कितनी है, 10E/R, 10E/R। IS कितना है चेक करो, E/10R, E/10R। तो IP/IS की वैल्यू कितनी है ये भी चेक करो, 10E/R, 10R/E। इससे कैंसिलेशन, इससे कैंसिलेशन, IP बिकम्स 100 टाइम्स ऑफ IS, सो IP बिकम्स n टाइम्स ऑफ IS। n की वैल्यू कितनी पूछी गई है, 100 पूछी गई है, n आपके पास 100 अवेलेबल है। इस तरह से निकाला जा सकता है। देखिए 48 क्वेश्चन, एक बार वापस से सिंपल क्वेश्चन आपके पास में, किसी भी इनफाइनाइट लेंथ या ऐसा कह लीजिए ये φ1 ये φ2 आपके पास अवेलेबल है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/4πr होता है, ठीक है, इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है। अगर इनफाइनाइट लेंथ हो, मतलब ऐसा हो, इस पॉइंट पर निकालना हो, दूसरा इन्फिनिटी हो, तो ध्यान रखना इस केस में φ1 की वैल्यू 0 होगी, नीचे वाला कट कर देंगे तो इस पॉइंट पर आएगा, और φ2 की वैल्यू लॉन्ग होता है तब इन्फिनिटी ली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं B विल बिकम μ0I/4πr, ठीक है, साइन 0 प्लस साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 होता है, तो μ0I/4πr आता है। अब ये चेक करो, यहां से ऐसा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसका मतलब हम ये बोलेंगे μ0I/4πr, अंदर मतलब माइनस के, ये आ रहा है बाहर, बाहर आ रहा है इसका मतलब प्लस, और सेमी सर्कल के लिए लिखा जाएगा μ0I/4πr इंटू पाई, ठीक है, ये निकलते प्लस के क्या, और लास्ट में वापस से देखिए ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है मतलब अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ मतलब वापस से वही वाली बात रिपीट होगी, कितना μ0I/4πr और माइनस के क्या। अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 4πr ठीक है बराबर है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये आ जाता है आपके पास में μ0I/4πr, μ0I/4πr, तो 2 μ0I/4πr माइनस के कैप, ठीक है, और ये आ जाता है μ0I/4r प्लस के कैप। दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, μ0I/4r, ठीक है, तो ये आ जाता है 1 माइनस 2 μ0I/4r कॉमन निकाला, 2/पाई, और ये प्लस के कैप निकल कर आता है, तो μ0I/4r 1 माइनस 2/पाई प्लस के कैप मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये आउटवर्ड आ जाता है, पेज से बाहर निकलते हुए, इस तरह से आपका आंसर निकल कर आता है 48 क्वेश्चन। रेडियस ऑफ इनरमोस्ट हाइड्रोजन एटम इज दे रखा है आपको पास में 5.3 × 10⁻⁻12। nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है a0 × n²। अब n की वैल्यू 3 दे रखी है, 3² × a0 मतलब 9a0। a0 कितना दे रखा है ये भी चेक कर लो, 5.3 × 10⁻11, ये आ जाता है 10⁻11, ठीक है, -11, 4.77 × 10⁻10 मीटर, और इसे लिखा जाता है 4.77 एमस्ट्रॉन्ग। तो 4.77 एमस्ट्रॉन्ग आपके पास में थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, वो भी अल्टरनेटिंग करंट का है, यहां तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला है अल्टरनेटिंग करंट के। इस क्वेश्चन में नेट इंपेडेंस कैलकुलेट करना आपसे पूछा गया था। नेट इंपेडेंस का फॉर्मूला Z √ कितना होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। आप देखो R डायरेक्टली दे रखा है आपको 10², XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL होता है, सॉरी XL यहां पर आप देख सकते हैं, XL होता है आपके पास ओमेगा L, ओमेगा कितना है 2πf
एफ की वैल्यू आपके पास आती है, एफ है 50 हर्ट्ज, एल कितना दे रखा है 50/पाई मिली हेनरी, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसल, 5 टू जा 25, ये आ जाता है 100 इंटू 50 मिली हेनरी। अब देखो 1 2 3 और ये मिली कैंसिलेशन हो जाता है, 5 आ जाता है, एक्सएल की वैल्यू 5 आ जाती है, एक्सी होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी, एफ की वैल्यू 50, सी की वैल्यू आप चेक करो कितनी है, सी की वैल्यू 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, पाई से पाई कैंसल, 100 ये आपके पास में देखो कितना अवेलेबल है, 5 टू जा 10, 100 10⁻³ सॉल्व करेंगे 10 आता है, तो ये आ गया 5, ये आ गया 10, मतलब क्या हुआ z = √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। z = आप चेक करो, ये दे रखा है आपको r का वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आपके पास दे रखा है, तो इसमें से 5 और 5 सॉल्व करते हैं तो आंसर 5√5 निकलकर आंसर आता है। तो ये 5√5 आपके पास निकलकर आंसर आ रहा है स्टूडेंट, तो देख सकते हैं आप 5√5 इज अवेलेबल आंसर। इन शॉर्ट में कहूं तो आपके पास में इस बार जो पेपर निकाला गया है उसमें कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन बोला जाए तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हल्का फुल्का टाइम लगता है। देखिए सवाल ये है कि अगर पेपर इजी आता है तो बच्चे स्कोर क्यों नहीं कर पाते, तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों कि पेपर स्कोर इसलिए कई बार नहीं हो पाता है कि हम प्री माइंडसेट के साथ जा रहे होते हैं कि फिजिक्स तो हार्ड आने वाला है, फिजिक्स हार्ड आएगा या फिजिक्स हम आखिरी में डील करने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं पेपर में जाइए, स्ट्रेटेजी पेपर देख के बनाइए। कई बार ऐसा होगा कि बायोलॉजी आपको इजी लगेगा, कई बार ऐसा होगा केमिस्ट्री इजी लगेगा, कई बार होगा फिजिक्स इजी लगेगा। अगर चीजें इजी लगती है और आप पेपर देख के डिसाइड करते हैं तो आप अपने मोड ऑफ एक्शन को चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर कहूंगा ध्यान से पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी को पूरा लाइन टू लाइन फॉलो कीजिए, हर चीज एनसीईआरटी से पूछी जाती है, जितना हो सके ज्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट।